प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से किया संवाद। कहा वे अपना सर्वश्रेष्ठ दें, पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री ने पर्यटन, हिल स्टेशन और बाजारों में बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई और लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रायपुर में तैयार हुआ बच्चों का जिला अस्पताल। 14 वर्ष तक के बच्चों का हो सकेगा इलाज। और बालोद जिले में अब कृषि विभाग परंपरागत खेती को दे रहा है बढ़ावा। 1400 से भी अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री का यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की खेल यात्रा और इस मुकाम तक पहुंचने में उनके संघर्ष की जानकारी ली और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे टोक्यो ओलंपिक में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रांची की तीरंदाज दीपिका कुमारी महतो ने अपनी जिंदगी के कुछ पल प्रधानमंत्री और देश के समक्ष साझा किए। के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी। आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। वहीं तीरंदाज प्रवीण जाधव ने अपनी जिंदगी के संघर्ष के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों मन की बात में प्रवीण जाधव के संघर्ष का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उनकी मेहनत और लगन की सराहना की थी। प्रवीण के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। माता पिता भी मेरी दृष्टि से चैंपियन है, तो मेरी इच्छा है कि माता पिता जी से जरा बात करूं मैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने मजदूरी करते हुए अपने बेटे को आगे बढ़ाया और आज आपका बेटा ओलंपिक में देश के लिए खेलने जा रहा है। आपने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवीणला अजून पुढे जावं, खेळून प्रवीणच्या पाठीमागे 4 मुली आहेत ते सुद्धा त्यांनी जाऊन पुढे प्रवीण सारखं ऑलिम्पिक घेऊन यावं। वाह प्रकृती बरी आहेत ना? हाँ, बरे बरी है। देखिए, आपने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो परेशानियां किसी को रोक नहीं सकती। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक तथा कानून मंत्री किरेन रिजिजू के अलावा ओलंपिक जाने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ी भी उपस्थित थे। खरगोन की रतनपुर के रहने वाले निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह टोक्यो ओलंपिक में अचूक निशाना लगाने के लिए तैयार हैं। ऐश्वर्य के पिता वीर बहादुर सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि ओलंपिक में उनका बेटा देश का नाम रोशन करेगा। ईश्वर को लेकर यही कहना चाहते हैं कि वो अच्छा खेले, अच्छा कामयाब हो
और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो, यही उम्मीद रखते हैं उससे। पढ़ाई में कमज़ोर था वो थोड़ा। अच्छा। तो हम लोगों ने भी सोचा है कि इसकी रुचि जहाँ है उसी फील्ड में इसको भेजें। ईश्वर से अभी कल परसों ही बात हुई हमारी, उसका यही उम्मीद है कि पापा जी मैं अच्छा खेलूँगा, अच्छा करूँगा और देश का नाम रोशन करूँगा। इसी तरह एथलीट प्रियंका गोस्वामी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने को तैयार हैं। उनके पिता मदन गोस्वामी ने उम्मीद जताई कि उनकी बेटी देश का नाम रोशन करेंगी। हमारी बेटी बहुत मेहनत करती है, जहाँ भी जाती है वहाँ से बगैर मेडल के कभी नहीं आई हमारी बेटी। ओलंपिक में मेरे गोल्ड मेडल मेरी बेटी लेकर आएगी और देश का नाम रोशन करेगी, अपने स्टेट का नाम रोशन करेगी, अपने गाँव का नाम रोशन करेगी। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को यदि आप भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो @ROB रायपुर और @PIB रायपुर आपको दे रहा है शानदार मौका। ओलंपिक में भाग ले रही टीम को अपनी लेखनी से कहिए #cheer4India। इसके लिए आप स्लोगन और कविता भी लिख सकते हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है जो ROB रायपुर और PIB रायपुर के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। इसके लिए ROB ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी मौलिक रचना को अपने नाम, आयु और संपर्क नंबर के साथ हैशटैग के साथ लिखें और 25 जुलाई तक ट्वीट कर दें। विजेता प्रतिभागियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर की ओर से प्रमाण पत्र और आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई है और लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आज असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए संवाद में कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसके लक्षणों पर नजर रखने की जरूरत है। श्री मोदी ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। सबके सामूहिक प्रयासों से, देश की जनता के सहयोग से हम कोरोना संक्रमण को सीमित रखने में जरूर सफल होंगे। मैं फिर एक बार आज विस्तार से नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करके बहुत स्पेसिफिक विषयों पर हम चर्चा कर पाए। मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है उसको तुरंत रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जिलों में बढ़ती संक्रमण दर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज से पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। महामारी शुरू होने के बाद कुल संक्रमितों में से 3,14,713 मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 36,649 मरीज कल स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.22% है और इसमें लगातार वृद्धि का रुख बना हुआ है। कल 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण हुआ। पिछले 15 दिनों से संक्रमण की दैनिक संख्या 50,000 से कम बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सतत और संयुक्त प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया है। इस समय देश में कुल 4,50,899 मरीजों का इलाज चल रहा है। दैनिक संक्रमण की दर 2.59% है और पिछले 21 दिनों से यह लगातार 3% से कम है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए किए गए प्रभावी उपायों से प्रदेश में संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। सोमवार को प्रदेश में संक्रमण की दर और गिरकर 0.82% पर पहुंच गई है। राज्य में 36,056 सैंपलों की जांच हुई, जिनमें से 297 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में 12 जुलाई को कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश में 20 जिलों में संक्रमण की दर अब 1% से भी नीचे पहुंच गई है। अन्य 8 जिलों में यह दर 1% से लेकर अधिकतम 2.72% तक है।
प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रायपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बच्चों का जिला अस्पताल तैयार हो गया है। यहां 14 साल तक के बच्चों का इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में 6 चिकित्सक सहित 11 स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय मोझरकर को यहां का विभाग अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 40 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में प्रारंभिक रूप से शिशुओं की ओपीडी शुरू की गई है। चालीस बिस्तरों का बच्चों का सर्व सुविधायुक्त वार्ड विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अभी मूलभूत सुविधाएं शुरू हो गई हैं, जैसे ओपीडी है, इमरजेंसी है, और साथ में अगर ऐसा होता है कि कोविड की तीसरी लहर आती है या बच्चों को कोविड से अभी तकलीफ होती है तो इसको तुरंत बच्चों के कोविड वार्ड में बदलने के लिए भी प्रस्ताव ऑलरेडी है। 4 आवर्स सर्विस रहेगी। जैसे कि आपात चिकित्सा होती है सारे अस्पतालों में, वैसे ये बच्चों के लिए आपात चिकित्सा चलेगी, जो कि 24/7 रहेगी, निःशुल्क रहेगी। इसमें करीब अभी 11 लोगों की टीम है। गौरतलब है कि यह अस्पताल सिविल सर्जन के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होगा। यहां 24 घंटे डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहेंगे। फिलहाल यहां ओपीडी और आईसीयू शुरू किया जा रहा है। भविष्य में परिस्थितियों को देखते हुए इसे बच्चों का कोविड अस्पताल बना दिया जाएगा। प्रदेश में आज से बसों के पहिए थम गए हैं। किराया बढ़ाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यातायात महासंघ के बैनर तले बस ऑपरेटर्स ने महाबंद हड़ताल शुरू कर दी है। यातायात महासंघ और सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। संघ के बैनर तले बस संचालकों ने आज राजधानी रायपुर के मिनी बस स्टैंड में धरना दिया। संघ के अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक वे बसों का संचालन बंद रखेंगे और उनका धरना जारी रहेगा। देखिए, हम लगातार पिछले 15 दिन से चरणबद्ध आंदोलन के हिसाब से हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे कि सरकार को हम किसी न किसी तरीके से अपनी समस्याओं को बताएं, और हमने बताया भी। आज हम लगातार 15 दिन के बाद जब हमारी बात को नहीं सुना गया तो हमने मजबूरी में आज बस बंद करने का निर्णय लिया। बस ऑपरेटर प्रमोद दुबे ने कहा कि बढ़ती महंगाई में बस चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार हमारी मजबूरी नहीं समझ रही है। इधर बसों के न चलने से बस स्टैंड में कई यात्री परेशान नजर आए। उन्हें बिलासपुर, जगदलपुर और अन्य स्थानों के लिए बसें नहीं मिली। लगातार बढ़ते रासायनिक खाद के उपयोग और उसके नुकसान को देखते हुए बालोद जिले में अब कृषि विभाग जैविक और परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। आदिवासी वनांचल क्षेत्र डौंडी विकास खंड में जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। किसान रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम से कम करें, इसके लिए कृषि विभाग किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। कृषि वैज्ञानिक खेतों में पहुंचकर किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कृषि उपसंचालक नागेश्वर पांडे ने बताया कि डौंडी विकासखंड के 1000 हेक्टेयर में परंपरागत कृषि विकास योजना और 430 हेक्टेयर में जैविक खेती मिशन के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों तक जैविक खाद पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मार्केटिंग की व्यवस्था भी की गई है। जैविक खेती परंपरागत कृषि विकास योजना ये हमारे कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसको डोंडी ब्लॉक में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और कृषकों के खेतों में इसके प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बीच प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी जारी है और कृषकों के द्वारा जो उत्पादित जैविक खाद्य हैं उनको मार्केटिंग की व्यवस्था भी जिला प्रशासन से किया जा रहा है। किसान भी जैविक खेती में रुचि ले रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रयास के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैविक खाद जो गौठान में जहाँ जहाँ जैविक खाद बन रहा है, उस जैविक खाद को कृषि विभाग के द्वारा सोसाइटियों के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। निश्चय ही उस उपयोग का हमको फायदा मिलेगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी।
गौरतलब है कि रासायनिक खाद और दवाइयों के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। साथ ही ऐसे उत्पादों के सेवन से इंसानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए ही जैविक और परंपरागत खेती को प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।